मुझे आज किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत गालियां देते लोग, ये शोभा देता है क्या? जब गुजरात में थे तब से चुनाव प्रचार में जो अभद्र भाषा का प्रयोग वो करते थे, तब उनको याद नहीं आता था कि ऐसी भाषा नहीं बोली जाती, और हमारी परंपरा हो तब उनको याद नहीं आती। झूठ बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि झूठ का तो कोई वजूद नहीं होता, और ये बात हमारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। आज़ादी हमने प्राप्त की है, आज़ादी हमारे खून से सींची गई है, हमारे पसीने का, इसकी नींव में हमारा पसीना है, खून है, हमारे पूर्वजों का बलिदान है, कुर्बानियाँ हैं। बापू की हत्या करने का कारण क्या बताते हैं कि विभाजन जो बापू ने करवाया उसके लिए उनकी हत्या हमें करवानी पड़ी। तो विभाजन रोकने के लिए कहीं इनके नेताओं का एक भी भाषण, एक भी निवेदन, एक भी तकरीर दिखा दे तो मैं कहूँ कि मुझे इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। भले कांग्रेस से कोई भी छूटा, कोई भी दूर हुआ, लेकिन उनकी मंजिल एक थी, और आज जो लोग उनको अपना दिखाना चाहते थे उनकी मंजिल कभी भी आज़ादी नहीं थी। वो आज़ादी के दिन तक अंग्रेज की गोद में बैठे हुए थे। कि सरदार पटेल ने जो किया इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए, वो किसी प्रतिमा की ऊंचाई के बराबर नहीं था, उसे कई गुना वो गगनचुंबी काम करके गए। ये जो कांग्रेस की ताकत है उसको हमने समझना चाहिए, उसके हमने फायदा उठाना चाहिए कि वो कितने मजबूर और लाचार है। संघ परिवार के लोग जिनके पास एक भी प्रेरणादायक नेता नहीं है, वो मारे फिर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को अपनी दिखाने के लिए, छीनने के लिए। सरदार पटेल ने हिंदू राष्ट्र को एक पागलपन कहा, और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बापू की हत्या के बाद प्रतिबंध लगवाया। जिस जगह को अपने घर के स्वरूप में ही मैं पहचानता हूँ, वहाँ आपने मुझे दोबारा आने का ये मौका दिया, क्योंकि बापू की जीवन के बहुत अहम काल में वो यहाँ पर आकर रहे थे, और बहुत परेशानियों का दौर था, परेशान वक्त में वो आए थे, लेकिन उन्होंने उनकी स्मरणिका में जो एक बात लिखी है वो मुझे आज तक याद है, और मैं हमेशा उसको अपने दिमाग में उसका एक चित्र खड़ा करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि दिन भर के काम के बाद जब थक कर मैं आता था तो शाम को सदाकत आश्रम से गुजर के गंगा किनारे पर जाकर बैठ जाता था और शांति प्राप्त करता था, और मेरी पूरी दिन की थकान दूर हो जाती थी गंगा मैया के तट के ऊपर। और मैं यहाँ आते वक्त मैं देख रहा था, और मैं अपने दिमाग में वो चित्र वापस जीवंत करने की कोशिश कर रहा था कि कैसा माहौल रहा होगा कि जब बापू जाके वहाँ बैठते होंगे और सुकून प्राप्त करते होंगे, और कई लेख, कई पत्र वहाँ से वहीं बैठकर उन्होंने लिखे थे। वो जो समय था 47 का, जब बापू बिहार में शांति यात्रा के लिए आए थे और शांति प्रस्थापित करने का काम कर रहे थे, उस वक्त और आज के दौर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तब भी नफरत इस मुल्क पे हावी होती हुई दिखाई दे रही थी, और उसका अंजाम हम भुगत रहे थे। आज भी नफरत की राजनीति की सफलता हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है, और उस ऐसे दौर में हमने हमारी धरोहर, जो गांधी ने दी हुई हमारी विरासत है, उसका ही सहारा लेना ज़रूरी हो गया है। पिछले 3 दिनों से मैं पटना में हूँ, और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ एक विचार विमर्श चल रहा है कि यहाँ से आगे हम किस तरह से नफरतबाजों के खिलाफ काम कर सकें। तब बार बार यही बात
जहन में आती है कि हमने हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका सहारा लेना पड़ेगा। उस समय बापू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में एक और गांधी चला था, सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने बापू जब नोआखाली में थे तब भी अकेले हाथों यहाँ शांति प्रस्थापित करने का काम दंगाग्रस्त इलाकों में जाकर, जिलों में जाकर शुरुआत उन्होंने की थी। और बापू ने नोआखाली से ये इत्मीनान जाहिर किया था कि अगर खान साहब पटना में, बिहार में हैं तो मैं निश्चित रह सकता हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा असरकारक काम वो कर सकते हैं। और पटना की कई सभाओं में उन दोनों गांधी ने साथ मिलकर शांति का पैगाम जो दिया, उसी का नतीजा था कि 75 साल तक इन नफरतबाजों की हिम्मत नहीं हुई थी कि नफरत फैलाने का, नफरत का जहर हमारे समाज में फैलाने की हिम्मत भी वो कर सके, क्योंकि वो आवाज़ें अब तक गूंज रही हैं। अब जब वो क्षीण होती जा रही है तो हमने उन आवाज़ों से चेतना प्राप्त करके इनके खिलाफ मोर्चाबंदी करके लड़ना होगा, और इसमें सबका साथ लेना बहुत ज़रूरी है। राहुल ने ये बात भारत जोड़ो यात्रा में बहुत स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई है कि किस तरह से सबका हाथ पकड़ के वो चल रहे थे, सबको नज़दीक कर रहे थे, किसी को धुतकार नहीं रहे थे। जो लोग नफरत के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखा रहे थे, उनका साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनका हाथ पकड़ कर चला रहे थे। ये एक मैसेज था हम सब के लिए कि आने वाली लड़ाई हमने कैसे लड़नी है। अकेले लड़ने जाएंगे तो उनके लिए हमें तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, और इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जिनके विचारों का मिलाव है उन सब को हम एक साथ लेके चले, और स्वतंत्रता संग्राम से हम इस बात का एक मिसाल दें, उदाहरण दें और प्रेरणा दें ये करने के लिए। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो हमारा योगदान है स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, उसकी ताकत हम उपयोग में लाए। आज संघ परिवार के लोग जिनके पास एक भी प्रेरणादायक नेता नहीं है, वो मारे फिर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को अपनी दिखाने के लिए, छीनने के लिए। उनको जिनका भी प्रदर्शन करने जाते हैं उनके मूल, उनकी जड़ कांग्रेस में है। ये जो कांग्रेस की ताकत है उसको हमने समझना चाहिए, उसके हमने फ़ायदा उठाना चाहिए कि वो कितने मजबूर और लाचार हैं कि जो कभी उनके नहीं थे उनकी गोद में जाके उनको बैठना पड़ता है और नाटक करना पड़ता है कि हम उनकी कितनी भक्ति करते हैं, जबकि कभी भी उनकी भक्ति उन्होंने की। सरदार पटेल ने हिंदू राष्ट्र को एक पागलपन कहा, और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बापू की हत्या के बाद प्रतिबंध लगवाया, बैन लगवाया। भले कितनी ही ऊंची प्रतिमाएं उनकी बांधकर उनकी भक्ति का उदाहरण देने की कोशिश की जाए, सरदार पटेल का कद किसी मूर्ति की ऊंचाई के साथ नापने वाले सरदार पटेल की अहमियत को समझ नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि सरदार पटेल ने जो किया इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए, वो किसी प्रतिमा की ऊंचाई के बराबर नहीं था, उससे कई गुना वो गगनचुंबी काम करके गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भले ही उन्होंने दिल्ली में लगवाई, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के थे और हमेशा कांग्रेस के साथ वो रहे। वो इसीलिए उनसे, कांग्रेस से उनको किनारा करना पड़ा क्योंकि उनका रास्ता उन्होंने अलग चुना था। कांग्रेस ने अहिंसा का मार्ग अपनाने का ठान लिया था, नेताजी को हिंसा का मार्ग अपनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी, और इसलिए उन्होंने कहा था कि साथ साथ रह के हम नहीं चल सकते, लेकिन मैं मेरे तरीके से और आप अपने तरीके से काम करेंगे तो हमारी मंजिल एक है।
भले कांग्रेस से कोई भी छूटा, कोई भी दूर हुआ, लेकिन उनकी मंजिल एक थी। और आज जो लोग उनको अपना दिखाना चाहते थे, उनकी मंजिल कभी भी आज़ादी नहीं थी। वो आज़ादी के दिन तक अंग्रेज की ही गोद में बैठे हुए थे, अपने रहनुमाओं की सेवा कर रहे थे। ये बात उनको जानते हैं, वो लोग जानते हैं। पर हमने आज के समाज को ये भुलाने नहीं देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को जाके कहें कि ये बात क्या करते हैं। आज़ादी हमने प्राप्त की है, आज़ादी हमारे खून से सींची गई है, हमारे पसीने का, इसकी नींव में हमारा पसीना है, खून है, हमारे पूर्वजों का बलिदान है, कुर्बानियाँ हैं। ये लोग एक तो कुर्बानी दिखाते कि जो आज़ादी के लिए की थी। बापू की हत्या करने का कारण क्या बताते हैं कि विभाजन जो बापू ने करवाया, उसके लिए उनकी हत्या हमें करवानी पड़ी। तो विभाजन रोकने के लिए कहीं उनके नेताओं का एक भी भाषण, एक भी निवेदन, एक भी तकरीर दिखा दे तो मैं कहूँ कि मुझे इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। एक भी मिसाल दिखा दे, मुझे नहीं दिखा पाएंगे। पर फिर भी बापू की हत्या को जायज़ ठहराने के लिए बड़ी तकरीरें आज करते रहेंगे। झूठ बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि झूठ का तो कोई वजूद नहीं होता। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा कोई जानता नहीं है कि झूठ का फायदा कितना उठा सकते हैं। ये मुझे आज किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत गालियां देते हैं, ये शोभा देता है क्या? मैं गालियां देने में मानता नहीं, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि गाली गलौज की भाषा शुरुआत किसने की, ये जानकारी होना भी जरूरी है कि चुनावी प्रचार में अश्लील भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। ये बात इसका जवाब भी तो मांगना जरूरी है ना। अगर आज उनको जाकर हर इलेक्शन रैली में ये गिनवाना पड़ता है कि विपक्ष मुझे कितनी गालियां देता है, तो जब गुजरात में थे तब से चुनाव प्रचार में जो अभद्र भाषा का प्रयोग वो करते थे, तब उनको याद नहीं आता था कि ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। और हमारी परंपरा हो तब उनको याद नहीं आती। ये सारी चीज़ हमने उनको बार बार बताना ज़रूरी है। और इसीलिए आज एक जो आवाज़ दम के साथ उठती है, जो हमें कहती है कि डरो मत, उस आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। वो आवाज़ है राहुल की। और राहुल गांधी की आवाज़ पर हमने ये काम नहीं किया तो आज़ादी का जो ये दूसरा संग्राम हमें लड़ना पड़ रहा है 75 साल के बाद। 75 साल कोई खास लंबी उम्र नहीं होती है, लेकिन 75 साल में जो इन लोगों ने करके दिखाया है वो हमारे लिए चिंताजनक है कि 75 साल पहले जिनका अपने घरों से बाहर आना मुश्किल था, जो कांपते थे, डरते थे घर के बाहर निकलने, वो आज सत्तारूढ़ कैसे हो गए। वो हमारी निष्फलताओं के कारण हुए। कांग्रेस कमजोर हुई है, इसलिए इन लोगों ने उसका फायदा उठाया और वो किया। और कांग्रेस कमजोर क्यों हुई? कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस कमजोर हुई है तो कार्यकर्ता की निष्क्रियता के कारण कमजोर हुई है। मुझे ये कहने से दुख होता है कि कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपना फर्ज भूल गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये याद रखना जरूरी है कि उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी पक्ष के साथ होना जरूरी है, नेताओं के साथ नहीं। जब